दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बाप और बेटे एक दूसरे से एकदम गले लगकर लिपट कर रोते हैं, क्योंकि उनका एक महत्वपूर्ण केस था। वो केस वो हाई कोर्ट में भी हार जाते हैं। उनको इस तरीके से रोता देख वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। उनका केस एक महिला वकील लड़ रही थी, वो भी दोस्तों उनकी इस हालत पर रोने लगती है। और ऐसा इसलिए हो रहा था कि वहां पर सच की हार हुई थी और झूठ की जीत हुई थी। फिलहाल वो महिला वकील उन्हें समझाती हैं। दोस्तों, क्या कुछ होता है और उसके बाद क्या होता है, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। बहुत ही अनोखी कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक व्यक्ति जिनका नाम रामलाल होता है। रामलाल एक छोटी सी सरकारी नौकरी जो कि संविदा पर था, ठेके पर था, वो काम करते हैं। वन विभाग में वो काम कर रहे थे। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम शेखर था। उसके बाद रूपेश, राहुल और राजेश नाम के बेटे थे। एक बेटी उनकी छोटी थी जिसका नाम सलोनी होता है। परिवार में कुल 9 लोग थे। 5 बच्चे थे, 2 अपना पति पत्नी और 2 उनके रामलाल के भी माता पिता थे। किसी तरीके से परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन उनका एक ही सपना था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बड़ा आदमी बनाना, कामयाब बनाना। क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था, वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी इस तरीके से संघर्ष करें और उन्हें भी 2 वक्त की रोटी भी ना नसीब हो। इसीलिए वो पूरी मेहनत और लगन के साथ उन बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, बड़े क्लास में जाते गए, उनका खर्चा बढ़ता गया। जो रामलाल थे अपनी वो वन विभाग की छोटी सी नौकरी करते थे, जिससे उन्हें महीने में मुश्किल से 3 या 4 हज़ार रुपये मिलते थे। जैसे बहुत सी सरकारी नौकरियां हैं, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, शिक्षा मित्र हो गया, और भी तमाम ठेके की नौकरियां होती हैं जिनमें सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन आदमी इसी उम्मीद में लगा रहता है कि किसी दिन ये नौकरी पक्की हो जाएगी, सरकारी हो जाएगी और उन्हें भी 50-60 हज़ार रुपया महीना तनख्वाह मिलने लगेगा। इसीलिए दोस्तों वो एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम मजदूरी पर सरकारी काम करते हैं। और यही काम जो है वन विभाग में जो रामलाल थे वो भी कर रहे थे, इसी उम्मीद में कि एक दिन उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। फिलहाल जब उनके बच्चे बड़े क्लास में गए, खर्चा बढ़ता गया, तो जो शेखर था वो देखता है कि पिताजी ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो उनकी माँ बहुत परेशान रहती है। उनके पास 5-6 बीघे ज़मीन थी और उन्होंने भैंस भी पाल रखी थी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, खर्चा निकालने के लिए। तो शेखर जो है वो दोस्तों अपनी पढ़ाई एक हिसाब से वो छोड़ देता है। प्राइवेट स्कूल से वो सरकारी स्कूल में आ जाता है और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगता है। सोचता है कि अगर मेरे ये 3 भाई हैं कामयाब हो जाएंगे, मेरी बहन कामयाब हो जाएगी, तो मुझे किस चीज़ की कमी रहेगी। इन्हीं के सहारे मेरा भी जीवन कट जाएगा और बहुत अच्छे से कटेगा। और इसीलिए दोस्तों जब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना लगाकर उन गाय भैंसों के पीछे ध्यान लगाता है, जो खेत था उसमें गन्ने की खेती ये लोग करते थे कि इससे जो है इनकम थोड़ी अच्छी होगी। दोस्तों मेहनत करने वाले शेखर, शेखर की माँ और रामलाल, ये 3 लोग हो गए तो परिवार का काम थोड़ा आसान हो गया। धीरे धीरे करके बच्चे पढ़ते गए। जब वो और बड़ी क्लास में चले गए तो दोस्तों जो रूपेश था उसे उन्होंने इलाहाबाद भेज दिया, यानी कि जो प्रयागराज है आज के समय में, वहाँ पर भेज दिया पढ़ने के लिए। जो और 2 बेटे थे राजेश और राहुल, इन दोनों को उन्होंने कोटा भेज दिया। जो बहन थी वो नीट की तैयारी करने के लिए लखनऊ चली जाती है। यानी कुल मिला जुला कर जो बच्चे थे वो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। और शेखर जो था वो भी दोस्तों 10वीं प्राइवेट से किया, 12वीं प्राइवेट से किया, उसके बाद ग्रेजुएशन भी वो प्राइवेट से करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पिताजी चाहते थे कि ये भी बेटा मेरा पढ़ लिख जाए। अब दोस्तों जब सारे बच्चे जवान हो गए, शेखर की उम्र ज़्यादा हो गई, 30 साल के पार होने लगी, तो ये हुआ कि अब जो शादी है वो शादी कर लेनी चाहिए।
लेकिन इसी बीच में जैसे ये सोचते कि शादी करना है तो रामलाल के पिता की मौत हो गई, उसके बाद उनके माँ की भी मौत हो गई, बुजुर्ग हो चुके थे। और ऐसे करते करते ऐसा कोई संयोग नहीं बना कि जो शेखर है वो शादी कर पाता। और इसलिए भी नहीं किया कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो क्या पता कैसी पत्नी मिल जाए, फिर मुझे इस संयुक्त परिवार में ना रहने दे और फिर इस वजह से मेरे भाइयों की पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो। इसीलिए भी शेखर ने अपनी शादी नहीं करी। उसने सोचा कि जब नौकरी लग जाएगी किसी भाई की तो मैं शादी कर लूँगा। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि जब जो रुपेश था वो इंटर कॉलेज का टीचर बन जाता है। जैसे टीचर बनता है तो परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। रामलाल और शेखर जो है लड्डू बांटते हैं, मेरा बेटा नौकरी पा गया। और उसके बाद दोस्तों रुपेश जो है वो ट्रेनिंग पे चला जाता है, उसके बाद अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर लेता है। कुछ दिनों के बाद जो राहुल था दोस्तों कोटा में तैयारी कर रहा था, वहाँ से बीटेक किया, उसके बाद और भी डिप्लोमा वगैरह टेक्निकल उसने कोर्स किया और वो पढ़ने में और ठीक ठाक था। कुछ ही दिन में पीडब्ल्यूडी विभाग में एसडीओ की नौकरी लग जाती है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली पोस्ट होता है। जब वो नौकरी लग गई तो फिर इनके खुशियों में चार चांद लग गए। नीली बत्ती वाली गाड़ी जो है वो घर पर आ गई। लेकिन ये जो कामयाबी इनको मिली, इसके पीछे शेखर और रामलाल उनकी पत्नी का जो हाड़ तोड़ मेहनत था, संघर्ष था, वो दोस्तों हर कोई जानता था, हर कोई जो है उसे देखता था। लेकिन अब आसपास पड़ोस के लोग, कुछ लोग खुश भी हुए, कुछ लोगों को जलन भी हो गया कि यार हम लोग जो है हमारे बच्चे नालायक हो गए। और यही स्थिति कुछ जहां रामलाल जहां संविदा पर नौकरी करते थे वन विभाग में, वहां पर भी यही स्थिति था। जो उनके अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर अधिकारी, वो सोचते हैं यार कि हमारी इतनी सैलरी, हमारी पक्की नौकरी, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों को वो तालीम, वो शिक्षा नहीं दे पाए जो ये रामलाल ने दे दिया। उनको भी दोस्तों रामलाल से ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। और ये जलन तब और बढ़ गई जब जो राजेश था, सबसे छोटा बेटा था, वो भी दोस्तों एक इंजीनियर बन जाता है और बंगलौर में उसकी नौकरी लग जाती है। आईआईटी वो क्लियर कर लेता है। जब ये सारा कुछ कामयाबी मिल जाता है और जो सलोनी थी वो भी नीट क्लियर करके एमबीबीएस में अपना दाखिला ले लेती है, तो ये सारे लोग जब कामयाब हो गए, अब दोस्तों शादी की बारी आती है। लेकिन अब शेखर की उम्र जो है वो 35 साल की हो चुकी थी। उसे कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिलता। अगर कोई चमक दमक देख कर आता, परिवार की हिस्ट्री देखकर बहुत लोग आते, लेकिन कहते कि बड़ा जो बेटा है वो बस खेती बाड़ी करता है, भैंस पाल रखा है। उसकी तो स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों शेखर को आदत लग गई मेहनत करने की। तो इसीलिए वो उसी में लगा रहा और नतीजा ये हुआ कि शेखर को अच्छा रिश्ता मिला भी नहीं और शेखर ने शादी भी नहीं करी। फिलहाल रुपेश की शादी हो गई अच्छी लड़की से। जो राहुल था वो भी लव मैरिज कर लिया। जो राजेश था उसकी भी शादी हो गई। सलोनी की शादी नहीं हुई, अभी वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद अब इन लोगों की जब शादी हो गई दोस्तों, ये इनका पोस्ट ऐसा था कि वहीं पर रहकर इनको ड्यूटी करनी थी। कभी कभार ही ये घर पर आते थे। फिलहाल पैसा वगैरह इन्होंने दिया, घर अच्छे से बन गया। लेकिन जो शेखर था और जो रामलाल थे, इनके जीवन स्तर में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही सुबह से शाम तक मेहनत करना, और उसके बाद क्योंकि अब जो साहबजादे लोग थे, इनको घर का घी देना, घर का सरसों का तेल देना, घर का चावल देना, अनाज देना, तो ये सारी व्यवस्था करने में अब ये बाप बेटे दोनों लग गए कि हमारे जो परिवार है, हमारा नाम है, वो लोग जहाँ रहें वो सुखी रहें, आराम से उन्हें घर का शुद्ध चीज़ मिलता रहे। इसी बीच दोस्तों जो रामलाल के विभाग के उनके अधिकारी थे, जो कि इनसे और जलन करने लगे, उनकी नौकरी जो है, जैसा कि उम्मीद लगा रखे थे कि किसी दिन मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, उनको रिटायर होने में मात्र 2 साल बचे थे, वो 58 साल के हो गए।
और उनके साथ के सारे लोग जो भी थे, 6-7 लोग ज्वाइन किए थे एक ही दिन ये लोग 30 साल पहले, करीब 32 साल पहले। तो उनकी सारे लोगों की नौकरी पक्की हो गई, लेकिन रामलाल की नौकरी जो है वो पक्की नहीं हुई। रामलाल को इससे बहुत ठेस लगा, बहुत वो आहत हुए। वो बोले ऐसा क्या हो गया कि मेरी नौकरी नहीं पक्की हुई, क्योंकि दोस्तों नौकरी पक्की होने का मतलब था कि उन्हें तुरंत जो है, अभी उनकी सैलरी जो है 10-11 हज़ार रुपये थी, उन्हें तुरंत जो है 60,000 रुपये 70,000 रुपये की सैलरी भी मिलती, और ऊपर से रिटायर होने के बाद उनको लाइफ टाइम जो है वो पेंशन मिलता। तो इसीलिए जब उनकी नौकरी नहीं पक्की हुई तो वो बहुत आहत हुए। फिलहाल एक वकील से मिलते हैं, अपने मतलब अधिकारियों से भी वो पहले उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोले तुम ड्यूटी कहाँ करते थे, तुम आते कहाँ थे, तुम तो अपने बेटों को पढ़ाने में लगे थे, खेती बाड़ी करते थे। वो कहते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि मैं ड्यूटी ना करने आया हूँ, और उसके बाद जो है आप लोग ऐसा कह रहे हो। फिलहाल वो एक वकील करते हैं, और वकील जो है वो उन्हें सलाह देते हैं कि कोर्ट में जो है केस फाइल करो, और ये केस फाइल कर देते हैं। लेकिन जिनके खिलाफ वो केस लड़ रहे थे दोस्तों, वो काफ़ी शक्तिशाली थे। तमाम जो है आरोप उन्होंने लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ से इनका केस जो है वो खारिज हो गया। ये मुकदमा हार गए कि तुम लापरवाही करते थे और तुम जो है ड्यूटी आते नहीं थे, क्योंकि जो 6-7 लोग जिनकी नौकरी पक्की भी हो गई थी वो भी आकर गवाही दिए कि हाँ ये तो हमारे ही साथ के हैं, ये ड्यूटी नहीं आते थे, हम लोग आते थे। वहाँ से जब ये केस हार जाते हैं और फिर ये वकील कहते हैं कि अब एक ही चारा है, हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में जाने के लिए दोस्तों पैसों की भी ज़रूरत थी। ये लोग अपनी अपनी दुनिया में बिजी थे। फिलहाल अपने बेटों से बात करते हैं तो शेखर बात करता है कि भाई क्या होगा। वो कहते हैं अरे छोड़ो ना, खर्चे की अगर कमी है तो 5-5 हज़ार रुपया हम लोग दे दिया करेंगे, आपका खर्चा पूरा हो जाएगा। आपको ज़रूरत ही क्या है, आपके खर्चे ही क्या हैं आप लोगों के। लेकिन शेखर जो है वो कहता है कि देखो मान सम्मान की बात है, और बाबूजी ने रेगुलर नौकरी की है, इनकी नौकरी के चलते मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और मेरी शादी नहीं हुई इसी नौकरी के चलते। मैं भी पढ़ा लिखा होता, मेरी भी शादी हो गई होती। तो मैं जानता हूँ इन्होंने कैसे नौकरी की, और तुम लोग तो पढ़ते थे, और तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो कि छोड़ो अब क्या करना, मुकदमा करना, हाई कोर्ट में तो हमें जाना ही जाना है, खर्चे लगेंगे तो पैसे चाहिए। वो लोग कहते हैं कि अरे सिस्टम से क्यों लड़ रहे हो, उल्टा जो है इन्हें ही ज्ञान देने लगे। अब दोस्तों इस बात से ये दोनों लोग बहुत दुखी हुए, बहुत आहत हुए। फिलहाल इन्होंने किसी तरीके से पैसों का इंतजाम किया, हाई कोर्ट में गए। वहाँ पर एक महिला वकील थी जिनका नाम मधुबाला यादव होता है। 35 साल उनकी उम्र थी दोस्तों, अपने माता पिता के साथ रहती थी, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। वो जब सारा कुछ सुनती हैं तो कहती हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ, आप रेगुलर नौकरी ड्यूटी जाते थे? तो कहते हैं हाँ मैडम मैं तो जाता ही था। तो कहती हैं ठीक है। उसके बाद वो केस वहाँ पर फाइल करती हैं, फिर से वही गवाह बुलाए जाते हैं, वही अधिकारी आते हैं, तो सारे लोग एक सुर में कहते हैं कि हाँ इन्होंने नौकरी नहीं की और अपनी ड्यूटी नहीं की। नतीजा ये हुआ कि 2-4 तारीख में ही हाई कोर्ट में भी वो अपना मुकदमा जो है वो हार जाते हैं। जज साहब फैसला कर देते हैं कि जब लापरवाही कर रहे थे तो प्रमोशन किस बात का। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो खारिज करते हैं, और जैसे ही रामलाल और शेखर ये दोनों आते हैं चैम्बर में, उन महिला वकील मधुबाला जो मैडम थी उनके चैम्बर में, मधुबाला यादव उनका नाम होता है, वैसे ही दोस्तों ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि अब क्या होगा। रामलाल कहते हैं अब मैं क्या किसी को मुंह दिखाऊंगा, मेरा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल गया, और अब बेटे भी जो वो लोग मना कर रहे थे मैं क्यों आया। दोस्तों शेखर रोने लगा, बोला कि पिताजी आप चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं, मैं हूँ अभी खड़ा हूँ जब तक, तब तक और कोई कुछ कहे ना कहे मैं तो आपके साथ चलने वाला हूँ, आप मेरे रहते हुए चिंता मत कीजिए, और जो भी होगा फिर देखा जाएगा। दोस्तों
वो भी रोने लगा, अपने पिता से लिपट कर उनको सांत्वना देने लगा। जिनकी ये दशा देखकर वहाँ पर और भी कई लोग थे, वो भी रोने लगते हैं। जो महिला वकील थी, अब वो भी दोस्तों, उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। वो क्या कर सकती थी, उन्होंने अपने तरफ से भरसक प्रयास किया, लेकिन आखिरी फैसला जो है जज साहब का होता है, जो कि इनके खिलाफ आया था। फिलहाल वो उनको अलग करती हैं, समझाती हैं, कहती कोई बात नहीं, कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि आपको कोई सज़ा हो गई हो या कुछ हो गया हो। बहुत सारे लोग तो सज़ा होने पर जेल जाते हैं, वो भी इतना परेशान नहीं होते। तो रामलाल कहते हैं कि मेरे लिए ये समझ लो किसी मौत से कम नहीं है, क्योंकि मैंने रेगुलर ड्यूटी की और मेरा मान सम्मान इस तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। तो अब वो बड़े चिंता में पड़ जाती हैं। वो कहती है अच्छा ठीक है। अब दोस्तों, उसके बाद जो मधुबाला यादव थी, वो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को कॉल करती हैं, जिनका नाम सुरेंद्र सिंह होता है। जब वो कॉल करती हैं, सुरेंद्र सिंह जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, कहती हैं गुरुजी प्रणाम, नमस्ते। वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे बेटा मधुबाला, क्या हाल है, कैसे याद किया, और कब है शादी, बड़ी खुशी की बात है। वो कह रही हैं अरे सर, शादी के लिए नहीं फ़ोन की हूँ। कहते हैं क्या बात कर रही हो, शादी के लड्डू खिला दो बेटा, हमें भी खिला दो, क्यों नहीं शादी कर रही हो। वो दोस्तों एक मजाकिया किस्म के थे, दूसरे टाइप की बात करते हैं। मधुबाला कहती है अरे सर, अभी जो है गुरुजी ये सही समय नहीं है बात करने का, कोई लड़का वगैरह ढूंढ दो, कर लूँगी। तो कहते हैं अरे यार, तुम्हारे लिए लड़कों की कमी है, तुम बस हाँ करो, बहुत सारे लोग शादी जो है करने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक से एक तुम इतनी काबिल वकील हो। दोस्तों, ये सारी जब बातें होती हैं तो कहते हैं कि अच्छा अब बताओ बेटा, किस लिए कॉल करी हो। मैं तो सोच रहा था कि शादी का निमंत्रण देने के लिए कॉल करी हो। तो वो कहती है कि ऐसा है गुरुजी कि ऐसा एक केस था और हाई कोर्ट में हम वो केस हार चुके हैं, और ये रेगुलर ड्यूटी करते थे, लेकिन बस यही है कि इनके बेटे लोग कामयाब हो गए, तो इनसे इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग, सीनियर अधिकारी जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे और इनका प्रमोशन रोक दिया। इस बात से काफ़ी आहत हैं, हालांकि इनके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मान सम्मान की बात है। सुरेंद्र सिंह बोले कि बेटा ये तो सही बात है, मान सम्मान की बात तो है ही है, तो फिर अभी क्या करना चाहते हो। तो कहती हैं बस आपके पास जो है अब हम इस केस को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि देखो बेटा, पैसा तो लगेगा, ये मत बोलना कि पैसे नहीं है। तो कहते हैं नहीं सर, पैसों की बात नहीं है, पैसों का अगर इंतजाम ये नहीं कर पाएंगे लोग तो मैं आपकी फीस दे दूंगी, क्योंकि अब ये जो है अपना सा मुझे लगता है, इसमें न्याय जरूरी है। इस समस्या ये है कि जो अपोजिशन के लोग हैं जिन्होंने इनका प्रमोशन वगैरह रोका है, तो थोड़े उच्च पद पर भी हैं और उनकी बिरादरी भी थोड़ी ऊंची है। तो वो कहते हैं सुरेंद्र, तो बेटा तुम क्या सोच रहे हो कि मैं ऊंची बिरादरी के नाते मैं केस नहीं लड़ूंगा। तुम तो जानती हो कि मैं संविधान को मानता हूँ, उसी के अनुसार चलता हूँ। अन्याय चाहे ऊंची बिरादरी का करो, किसी भी बिरादरी वाले का करे, मेरे लिए जो मुजरिम है वो मुजरिम ही है। तो तुम तो मुझे जानती हो। तो वो कहती है, मधुबाला यादव कहती हैं कि इसीलिए तो गुरुजी आपके पास कॉल करी हूँ, बस समस्या यही है, आप देख लेना। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बस आप जो है उनकी मुलाकात करवाओ, क्यों नहीं देखेंगे, हम तो बैठे ही हैं इसीलिए। अब दोस्तों बातचीत हो जाती है। जो सुरेंद्र सिंह थे वो कहते हैं कि अब बहुत दिन हो गया, तुमसे भी मुलाकात नहीं हुई। जब हाई कोर्ट में था तभी मुलाकात होती थी। दोस्तों पहले वो हाई कोर्ट में थे, अभी वो काफ़ी जो है सीनियर एडवोकेट थे, उनकी उम्र करीब 70 साल की हो गई थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ सालों से वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कहते हैं अगर तुम भी आ जाती तो मुलाकात हो जाती। वो कहती है ठीक है सर, आने की कोशिश करूँगी। और जब ये बात ये लोग सुनते हैं, शेखर और रामलाल जी, तो कहते हैं कि हाँ मैडम, अगर आप भी चलेंगी तो अच्छा रहेगा, हमें थोड़ा साहस मिलता रहेगा, आपका जो खर्चा बर्चा है हम वो आपका भी कर देंगे। तो कहती है देखो मेरे खर्चे बर्चे कोई बात नहीं, मेरी तो अपनी गाड़ी है, मैं गाड़ी से ही चलूँगी, आप लोग भी हमारे साथ चलिएगा।
और लेकिन उनका जो फीस है वो करीब एक पेशी का वो 1 लाख रुपए करीब फीस है। कुछ मैं कम करवा दूंगी, बस जो है आप देख लीजिएगा। उनका 2-2.5 लाख या 3 लाख रुपए खर्च लग सकते हैं। 2 ही 3 तारीख में आपका केस जो है ये जो है वो फाइनल हो जाएगा, चाहे आपके पक्ष में होगा या नहीं होगा, बस इतना टाइम वहाँ पर नहीं लगेगा। ये कहते हैं ठीक है। अब दोस्तों पैसे का इंतजाम होता है और 15 दिन बाद ये लोग, जो मैडम थी उन्हीं के गाड़ी से ये लोग अपने बेटों से बात करते हैं। तो कहते हैं हम पहले ही मना कर रहे थे, तुम खामखा अब जो है जब घर में सुख करने की बारी आई तो तुम अपने से दुख ले रहे हो, परेशानी झेल रहे हो, तो हम क्या करें इसमें। तो दोस्तों उनका जवाब पाकर ये लोग जो है मैडम के साथ जाते हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर जाने के बाद जब वो सुरेंद्र जी से मुलाकात करते हैं, वो कहते हैं कि आप ड्यूटी सही से कर रहे थे। वो कहते हैं हाँ सर, मैं तो कर रहा था, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, इसी बात का तो दुख है, नहीं किया होता तो नहीं दुख होता। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद दोस्तों तारीख पड़ती है, अब उन लोगों को बुलाया जाता है, केस ये फाइल कर देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद एक छोटी सी बात वो बोलते हैं और जिस वजह से दोस्तों पूरा पासा पलट जाता है, वो सारे लोग फंस जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता। जो सुरेंद्र शुक्ला थे वो कहते हैं कि जज साहब से या फिर उन लोगों से पूछते हैं कि आप 5-6 लोगों का प्रमोशन हो गया, इनका नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो वो लोग और जो अधिकारी थे ये बस एक सुर में कहते हैं कि ये ड्यूटी नहीं आते थे, नहीं करते थे। वो कहते हैं कि ये ड्यूटी नहीं करते थे इसीलिए इनका प्रमोशन नहीं हुआ, आप लोग ड्यूटी करते थे, आप लोगों का प्रमोशन हो गया। इसका भी कोई सबूत है, कोई रजिस्टर होगा, क्योंकि हर विभाग में एक रजिस्टर होता है जहां पर कर्मचारी जाकर अपना दस्तखत करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। हाजिरी रजिस्टर तो होगा ना, जहां पर आप लोगों की हाजिरी लगी होगी, इनकी नहीं लगी होगी। अब दोस्तों इतना सुनते ही थोड़ा सा उनके माथे पर पसीना आता है। जब जज साहब उनको देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ हाजिरी रजिस्टर होता था। तो कहते हैं फिर वो रजिस्टर लाकर यहाँ पर पेश करो और दिखाओ उसमें इनका हाजिरी है कि नहीं है और इन लोगों का है कि नहीं है। अब वो कहते हैं कि अब वो 35 साल का, पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड, ये मुकदमा भी लड़ते हुए 2 साल हो गया था। कहते हैं कि अब वो रिकॉर्ड साल दर साल कहाँ मिलेगा। कहते हैं क्यों नहीं मिलेगा, 100 साल का रिकॉर्ड होता है, सरकारी जो है कामकाज का रिकॉर्ड रूम होता है। अगर रिकॉर्ड गायब हो गया होगा तो जो उसके जिम्मेदार होंगे उनको सस्पेंड होना होगा। तो अब जब ये बात दोस्तों ये लोग सुनते हैं और जज साहब भी कहते हैं कि हाँ आप वो जो रजिस्टर है आप लोग लाकर अदालत में पेश कीजिए। अब ये लोग जाते हैं दोस्तों, आपस में बातचीत करते हैं क्या किया जाए। रिकॉर्ड रूम में जो इंचार्ज थे, जो इसके जिम्मेदार थे, जो कि रिकॉर्ड रखते थे, डेटा रखते थे, उनसे कहा गया कि कहीं से भी इसमें झोल करो, गड़बड़ी करो। वो कहते हैं हम अपनी नौकरी क्यों गंवाएं, तुम्हें ईर्ष्या मच रही थी, जलन मच रही थी तो आप लोगों ने किया, तो हम अपनी नौकरी क्यों, हम तो छोटे लोग हैं, हमारी छोटी नौकरी है। दोस्तों जो हाजिरी बाबू थे या फिर जो रिकॉर्ड जो थे रिकॉर्ड रखने वाले, उनको वहाँ पर बुलाया जाता है और वो जो है अगली तारीख में आते हैं और सारा रजिस्टर जब सामने उनके रखा जाता है साल दर साल का, तो उसमें एक भी ऐसा दिन नहीं था कि जो उन्होंने बिना बताए छुट्टी ली थी। रेगुलर जो है रामलाल जी ने ड्यूटी किया था, अपना उन्होंने दस्तखत किया था, सब कुछ हाजिरी लगा हुआ था। और जब ये चीज़ वो लोग पाते हैं, देखते हैं जज साहब, दोस्तों वहीं पर वो उन जो अधिकारी थे, जो इसके जिम्मेदार 3 अधिकारी लोग थे, उनको सस्पेंड कर देते हैं। और इनको जो है कहते हैं, क्योंकि इनके नौकरी में अब मात्र जो है 17 या 18 दिन बचे थे, कहते हैं इन्हों तुरंत नौकरी पर इनको बहाल किया जाए। इनकी जो 2 साल की सैलरी थी, बढ़े हुए प्रमोशन से वो इनको सैलरी दी जाए, तमाम जो उन्हें हक मिलना चाहिए दोस्तों वहाँ पर वो ऑर्डर करते हैं। और साथ ही में इस जो मुकदमे का खर्चा था जो उनका लगा था, वो भी उन पर जुर्माना डालते हैं उन सारे लोगों पर
कि इनका ये जुर्माना वहन किया जाए, इनको दिया जाए, जो इनका खर्च लगा है। दोस्तों जैसे ही इनके हक में फैसला आता है, ये फिर जो है शेखर और रामलाल जी गले लगकर रोने लगते हैं। और साथ ही में दोस्तों उनके साथ जो मधुबाला यादव थी वो भी रोने लगती हैं। सच की ये जीत हुई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये कहानी आखिर खास क्यों बनती है? बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, बहुत से ऐसे देश में हर साल ऐसे जो है कितने फैसले आते हैं। मैं चाहूँ तो कोई भी स्टोरी जो है न्यूज़पेपर से या फिर सोशल मीडिया से उठाकर आपको सुना सकता हूँ, लेकिन चुनिंदा ही कहानी मैं क्यों सुनाता हूँ, ऐसी कहानी कि जो खास होती है। दोस्तों इसमें भी जो खास बात थी वो ये थी कि ये फैसला सिर्फ रामलाल की ज़िंदगी का यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर शेखर के भी ज़िंदगी का फैसला हो गया। क्योंकि दोस्तों जो महिला वकील थी मधुबाला यादव, वो शेखर की ईमानदारी से और परिवार के प्रति उनके त्याग से, उनकी मेहनत से, उनके लगन से बहुत प्रभावित हो जाती हैं। दोस्तों वो शेखर की मुरीद हो जाती हैं। नतीजा ये हुआ कि इन दोनों में बातचीत हुई और उन्होंने खुद से ही शेखर से शादी का प्रस्ताव रखा। दोस्तों उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिश्ता शेखर के लिए मिल जाएगा। और आखिर में दोस्तों ये कहानी जो है ये 2015 के आसपास की है और उसके बाद शेखर और मधुबाला यादव की शादी होती है बहुत ही धूमधाम तरीके से। उनके जो भाई थे, उनकी जो बहन थी, ये सारे लोग उसमें शामिल हुए। परिवार में कोई मनमुटाव नहीं था, बस यही था कि वो चाहते थे कि हम आज़ाद रहें। फिलहाल दोस्तों शादी हुई, आज जो है इनके 2 बच्चे हैं और बहुत ही खुश है पूरा परिवार, बहुत ही शानदार तरीके से रहता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।